आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़त कर रहा है। वैसे में आपके लोन्स और ईएमआईज बढ़ सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई तरकीब है जिससे आप बढ़ती हुई ईएमआईज और लोन से बच सकें? हाय, मेरा नाम है साक्षी और मेरे साथ है टीना, और इस खास शो पर हम आपको ऐसी तरकीबें बताएंगे जिससे जो आपके ऊपर बर्डन है बढ़ती हुई ईएमआईज का, वो कम हो सके। हाय टीना। हाय साक्षी। तो टीना, ये बताइए सबसे पहले तो कि मुझे बहुत चिंता हो रही है कि लगातार ये जो आरबीआई है ब्याज दरें बढ़ाता ही चला जा रहा है इस पूरे साल में, और ऐसे में हर कुछ समय में पता चलता है कि मेरे फिर से लोन्स बढ़ जाएंगे, फिर से ईएमआईज बढ़ जाएंगे। तो अब करना क्या चाहिए? तो साक्षी, अगर आरबीआई आपका रेपो रेट बढ़ा रहा है तो सीधे सीधे इसका असर हमारी ईएमआई पर होता ही है जी। तो क्योंकि बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, तो उनको जिस ब्याज दर पे वो दे रहे थे वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो पीछे से लोन महंगा ले रहे हैं। तो सीधा सीधा असर हमारी ईएमआई पर होने वाला है। तो ईएमआई पे अगर हम 3 मेजर लोन्स हैं, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो वो महंगा हो जाएगा, और अगर आपने कार लोन ले रखा है तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं, तो सारे महंगे होने वाले हैं। ज़्यादातर लोग तो होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन ही लेते हैं, लेकिन 2 लोन्स और भी होते हैं। कुछ लोग गोल्ड लोन भी लेते हैं और एजुकेशन लोन भी आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। क्या उनके लोन्स पर भी असर पड़ता है? जी साक्षी, जैसे आपने बोला, गोल्ड लोन एज वेल एज एजुकेशन लोन दोनों महंगे हो जाएंगे। वो इसलिए महंगे होंगे क्योंकि ये जो लोन्स हैं वो फ्लोटिंग रेट पे बेस होते हैं। फ्लोटिंग रेट का मतलब जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा, इन लोन्स पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो हाँ, जैसे कि मैंने पहले 3 लोन बोले, वैसे ही ये 2 लोन भी महंगे हो जाएंगे आने वाले के लिए, जो कि अच्छी खबर नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। एब्सोल्युटली, यानी कि कहीं ना कहीं सभी लोन्स पर इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मेरी ईएमआई कितनी बढ़ेगी? मान लीजिए अगर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है, तो क्या उसी दर के हिसाब से बैंक्स मेरी ईएमआई बढ़ा देंगे? तो साक्षी, अभी जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन के, वो एक्चुअली 2 टाइप के हैं। एक तो MCLR लिंक्ड है और दूसरे रेपो रेट लिंक्ड है। तो रेपो रेट लिंक जो है वो इमीडिएटली आपके जितना रेपो रेट बढ़ा है उतना ही इमीडिएटली पास ऑन हो जाएगा आपको। तो अगर मान लीजिए आपका 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका जो ईएमआई है वो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपका 50 लाख का लोन है और आपका 20 साल का टेन्योर है, जो अगर मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, अगर आपकी होम लोन की इंटरेस्ट रेट अभी 8.12 चल रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद अगर वो 43,000 था तो अब जाके वो 43,700 हो जाएगा। ओके। तो इस पे आपका सीधा सीधा उतना असर पड़ेगा ईएमआई पर। राइट। तो लेकिन जैसे जो 2 ऑप्शंस मेरे बैंक अक्सर मुझे देते हैं कि या तो टेन्योर बढ़ जाए या फिर ईएमआई बढ़ जाए, तो लेकिन इन दोनों में से बेहतर क्या रहता है? ये एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि मैं अपना ईएमआई को बढ़ाऊं या फिर टेन्योर को बढ़ाऊं। तो इसमें मैं पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि जो बैंक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखता है वो टेन्योर का होता है। तो अगर आपने कुछ नहीं करा, आरबीआई ने रेट इंक्रीज कर दिया, बैंक ने भी रेट इंक्रीज कर दिया, अगर आप बैंक के पास नहीं गए तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि आपका टेन्योर बैंक इंक्रीज कर देती है और ईएमआई को सेम रखती है। पर अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आपको टेन्योर नहीं बढ़ाना, आपकी जो ओरिजिनल टेन्योर था उसी में ही आपको अपना लोन खत्म करना है, तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप अपना ईएमआई बढ़ाइए। बट अगर आप ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत करनी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा और खुद बोलना पड़ेगा। बैंक नहीं बढ़ाने वाला आपका ईएमआई। तो बैंक अपने आप आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। यूजुअल ऑप्शन जो होता है वो आपका टेन्योर बढ़ जाता है। जैसे जैसे ही रेपो रेट चेंज होता है तो बैंक्स आपका इमीडिएटली हर महीने का ईएमआई नहीं बढ़ाता, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका टेन्योर बढ़ जाता है। तो लेकिन अगर किसी को टेन्योर ही बढ़ाना हो, मान लीजिए किसी के पास सरप्लस मनी नहीं है और वो जो ईएमआई दे रहे हैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच करके दे रहे हैं और इससे बात नहीं देना चाहते, तब उनके लिए क्या ऑप्शन होगा? तो अगर जिनके पास थोड़ा सरप्लस का प्रॉब्लम है और पैसे इतने नहीं हैं, तो वो टेन्योर बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने बोला। बट अगर टेन्योर बढ़ा रहे हैं, टेन्योर नहीं बढ़ा रहे बट सरप्लस मनी है उनके पास, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वो जो सरप्लस मनी है उसको कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप यहाँ तो उसका ईएमआई को नहीं बढ़ा रहे, बट आपका इंटरेस्ट आउटगो टेन्योर बढ़ाने के चक्कर में इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जो भी सरप्लस अमाउंट है उसको वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो। जैसे होम लोन हमें पता है सबसे सस्ता लोन होता है, इससे सस्ता लोन हमें नहीं मिलता है, हमें 8-9% पे होम लोन मिल जाता है। तो कम से कम कहीं वहाँ निवेश करिए जहाँ आपको 10-11-12% मिल जाए, तो आपका वो जो ट्रेड ऑफ है वो स्वीट हो जाएगा। ये आपने अच्छी ट्रिक बताई है कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आउटगो बढ़ रहा है, अगर थोड़ा और स्ट्रेच करके आपके पास सरप्लस मनी
बचानी है उसे कहीं निवेश कर दें, तो जितना ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिल जाएगा उस निवेश के ज़रिए। हालांकि फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही आप सही जगह पर निवेश ज़रूर कीजिए। टीना, एक और ऑप्शन मैंने सुना था, वो था लोन प्रीपेमेंट का। कई लोग कहते हैं कि आपका जितना बाकी लोन है, बाकी EMI है, उसे पहले से पे कर दीजिए, तो ये ऑप्शन अच्छा होता है या बेकार होता है? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब अगर हम अपना टेन्योर बढ़ा देते हैं तो उसके साथ ना हमारा इंटरेस्ट आउटगो बहुत बढ़ जाता है। जी। तो अगर आपके पास लमसम पेमेंट है, लमसम कुछ अमाउंट है, तो ज़रूर उसका प्रीपेमेंट करिए। और प्रीपेमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है अगर आपका लोन टेन्योर अगर 5 साल के भीतर आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा, इंटरेस्ट सेविंग तब होगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आपको अवेल करना ही चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आउटगो में बहुत भारी कमी आएगी इसकी वजह से। देखिए, तो प्री पेमेंट का ऑप्शन आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, इसके बारे में आप अपने बैंक से भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए कोई पेनल्टी तो नहीं लगती अगर हम प्री पे करना चाहें तो अगर मैं होम लोन की बात करूंगी तो RBI ने प्री पेमेंट कम्प्लीटली फ्री कर रखा है। आप पूरा प्री पेमेंट कितनी बार भी करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सारा एक साथ ही प्री पे करना है। आपके पास थोड़ा अमाउंट है, आप 50,000 है, 1 लाख है, जो भी आप थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, एवरी टाइम आपको वो फ्री पेमेंट है, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर मैं और लोन की बात करूं, जैसे पर्सनल लोन की, तो वहाँ प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है। तो वहाँ आप देख लीजिए कि, और वहाँ पे ये भी है कि आप पार्शियल नहीं कर सकते, कुछ बैंक्स पार्शियल अलाउ नहीं करते, केवल फुल प्री पेमेंट अलाउ करेंगे, तो वहाँ आपको पेनल्टी लगेगी। तो कहीं ना कहीं बैंक्स आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है आप वही एक्सरसाइज कीजिए। इसमें आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि अगर RBI लगातार ये जो रेट हाइक्स कर रहा है, तो इसके बाद क्या बाकी सभी बैंक्स RBI को फॉलो करके ये रेट हाइक करते हैं EMI या लोन्स में, या फिर मेरे पास कोई ऑप्शन होगा कि मेरा बैंक ज़्यादा मुझसे चार्ज कर रहा है तो मैं किसी और बैंक में अपना ट्रांसफ़र कर दूं लोन? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि रेपो रेट जब इंक्रीज होगा उसके बाद बैंक्स अपने रेट इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैंक जिस ब्याज दर पे लोन ले रहे थे उनके लिए महंगा हो गया, तो आपको भी वो महंगा देंगे ही देंगे। पर अब देखा जाए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो जनरली जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो ज़्यादा लोन, उनका जो लोन होता है वो महंगा होता है कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि वो बैंक से ही बोरो करते हैं, तो इसीलिए उनका ब्याज दर है वो बैंक से थोड़ा महंगा है। तो अगर आपने NBFC से ले रखा है तो आप कंपेयर करिए कि जो बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली स्टेट बैंक थोड़ा सस्ता लोन देते हैं, तो वो अगर आप उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको हम रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन भी कहते हैं, तो आप NBFC वाला लोन वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट बैंक में भी जो भी लोएस्ट दे रखा है उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ट्रांसफ़र करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम डिफरेंशियल जो हो आपका एग्जिस्टिंग और न्यू में 50 बेसिस पॉइंट का हो, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस होती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होता है, तो आपको जो बेनिफिट आएगा वो कम से कम 50 या 75 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत लेग वर्क और पेपर वर्क हो जाएगा, इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफ़र करते वक्त ये देख लीजिएगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने देखा है कि जो बैंक्स का जो कासा रेट होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो जो होता है, इनका कम होता है, जिनका ज़्यादा होता है वो रेट कम बढ़ाते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। एक क्रेडिट स्कोर की भी बात बता दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो शायद मुझे लोन कम मिल सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो आपको जो ब्याज दर है वो आपको कम मिलेगी, और ये सारे बैंक्स देते हैं। तो इसलिए बहुत हम एम्फेसाइज करते हैं अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखिए, क्रेडिट कार्ड को टाइम पे करिए, ऑल पेमेंट्स शुड बी ऑन टाइम, तो आप इसका ध्यान रखिए। क्रेडिट स्कोर हाई मतलब लो इंटरेस्ट रेट। देखिए, तो आपको कितनी सारी यहाँ पर टिप्स मिल चुकी है कि अगर RBI लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको एक्सरसाइज करके आप अपने ऊपर लोन्स के बढ़ने का और EMIs के बढ़ने का बर्डन कम कर सकते हैं। आप क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं, बैंक ट्रांसफर्स या फिर रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टेन्योर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट आउट को बचाने के लिए आप कहीं और निवेश कर सकते हैं जहाँ पर रिटर्न में आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ सके। तो इन सभी ऑप्शंस को आप सोचिए, समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने इस लोन के बढ़ने को और EMIs के बढ़ने को, ऑप्शंस को कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जुड़े रहने के लिए और इन तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स को बताने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स को। थैंक यू साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।